नमस्कार। हम अलंकारों पर बात कर रहे थे पिछले कुछ लगातार सत्रों से। और हमने देखा कि अलंकार क्यों आवश्यक है काव्य में। हमने ये जाना कि काव्य की आकर्षण शक्ति और भावों के स्पष्ट प्रकटीकरण के लिए, भावों के स्पष्टीकरण के लिए जो युक्ति, जो औजार वहाँ पर ज़रूरत होता है वो अलंकार है। और जब हम अलंकारवादी आचार्यों की बात करते हैं तो वहाँ आचार्य भामह को हम अलंकारों का प्रतिस्थापक आचार्य वहाँ पर कहते हैं, क्योंकि वो काव्यात्मा के पद पर इस काव्यांग को सुशोभित करने का प्रयास करते हैं। जब हम अन्य अलंकारवादी आचार्यों की बात करते हैं तो हम उसमें आचार्य भामह के पश्चात हम आचार्य रुद्रट, मम्मट और रुय्यक, इन चार आचार्यों को बहुत महत्ता प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्होंने अलंकार के विभेदीकरण में, अलंकारों के वर्गीकरण में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आचार्य जयदेव भी इसी परंपरा में आते हैं और वे वहाँ पर अलंकार रहित काव्य को उसी प्रकार मानते हैं जिस प्रकार अग्नि को उष्णता रहित मान लिया जाता है। तो हमने बात की कि अलंकारों को दो भागों में बांटा जाता है, दो वर्गों में विभाजित हम कर सकते हैं इन्हें, चाहे आप शब्दालंकार एक वर्ग कह लीजिए और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार की जैसे हमने बात की तो शब्दालंकार में जो सौंदर्य है वो शब्द पर आधारित रहता है, और उसमें हमने बात की अनुप्रास, यमक, पुनरुक्त, वदाभास, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा और पुनरुक्ति। ये इन अलंकारों की बात हमने शब्दालंकार में की थी। जब हम अर्थालंकारों की बात करते हैं तो शब्द का सौंदर्य अर्थ पर आधारित रहता है, और इन्हीं अर्थालंकारों को जब हम आचार्य रुय्यक का जो महत्वपूर्ण काम देखते हैं वो इन्हीं अर्थालंकारों को 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। और वहाँ हम देखते हैं सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, श्रृंखला मूलक, न्याय मूलक और गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक। हमने जितने भी अर्थालंकार अभी तक देखे वो हमने सादृश्य मूलक अर्थालंकार देखे, जिसमें उपमेय और उपमान में किसी तरह का सादृश्य स्थापित करने की बात वहाँ की जा रही हो, चाहे उपमा हो, चाहे रूपक अलंकार हो। तो हमने ये बातें देखी। हमने उत्प्रेक्षा अलंकार देखा, व्यतिरेक अलंकार देखा। तो इन सब में कहीं ना कहीं उपमेय और उपमान में जो गुणधर्म के आधार पर सादृश्य स्थापित करने की चेष्टा या किसी एक का उत्कर्ष दिखाने की बात, यदि हम व्यतिरेक की बात करें तो उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है वहाँ, जो हमने कल पढ़ा, और उपमान का अपकर्ष वहाँ पर दिखाया जाता है, उसकी कमतरी वहाँ पर बताई जाती है। तो ये हमने बात की। आज हम जो इसमें अर्थालंकारों का ही एक और भेद है जिसे रुय्यक करते हैं, और वो है विरोध मूलक अलंकार। देखिए, विरोध मूलक अलंकार क्या होते हैं। विरोध मूलक अलंकारों में वास्तविक विरोध वहाँ पर नजर नहीं आता है, लेकिन उन अलंकारों का मूल ये होता है विरोध का प्रतिपादन करना। और इस विरोध का प्रतिपादन जो कवि है वो अपनी कल्पना के माध्यम से करता है, और वो चमत्कार पूर्ण होना चाहिए। ये इन अलंकारों, किसी भी अलंकार की चमत्कार पूर्ण उक्ति होना, ये तो उसका परम मतलब एक तरह से धर्म है। अलंकारों का धर्म ही यही है। अलंकार तभी माना जाएगा जब वो विलक्षण उक्ति है, वो चमत्कार पैदा करने का सामर्थ्य रखती है, तभी उसे हम अलंकार की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पर कवि कल्पित होना जरूरी है। जिस प्रकार जो विद्युत की कौंध को हम देखें या किसी बिजली की कौंध को देखें जो एकदम से मन में चौंक जाती है, चौंक उत्पन्न कर देती है, उसी प्रकार ये विरोध भी, जब विरोध मूलक अलंकारों की बात करते हैं तो विरोध भी एकदम चौंक उत्पन्न कर देता है। और चूंकि कवि कल्पित है तो तुरंत ही वो विरोध वहाँ पर, जैसे ही उसका कार्य कारण संबंध समझ आ जाता है और कवि की कल्पना समझ आ जाती है, तो उस विरोध का परिहार भी वहाँ पर हो जाता है। तो ये विरोध मूलक अलंकारों की बात हम आज कर रहे हैं। और विरोध मूलक अलंकारों में देखिए असंगति, विभावना, विरोधाभास, ये सारे जो अलंकार हैं वो विरोध मूलक अलंकार कहे जाते हैं। अर्थालंकार है, और अर्थालंकारों में भी विरोध मूलक अलंकारों की श्रेणी में आते हैं। तो इसके लक्षण में आप ये ध्यान रखें कि विरोध मूलक अलंकार है। और आज हम जिस अलंकार का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है असंगति। देखिए, संगति का मतलब है कोई ना कोई पूर्वापर संबंध होना। किसी न किसी चीज में संगति होती है। शब्दों के कथन में यदि वो मीठे हों तो वो संगति होती है, लेकिन यदि शब्द के कथन वैसा नहीं है, कर्कश है या कुछ और बात उस तरह से नहीं कही जा रही, तो वो एक असंगति हो जाती है। तो जहाँ पर संगति नहीं हो वो असंगति कहलाती है। जहाँ पर कार्य कारण संबंध नहीं हो, उनमें कोई पूर्वापर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, वो असंगति कहलाती है। किस प्रकार इसे अलंकार की दृष्टि से समझना चाहिए,
देखिए, जैसा कि शब्द से विदित है अधन संगति, तो जहाँ संगति का ना होना पाया जाता है। तो संगति तभी होती है जब कारण और कार्य एक ही स्थान पर घटित होता है। कैसे? जैसे कि रसोई में खाना बनाया जा रहा है और वहाँ आग लग गई है। आग लग रही है, लेकिन आग, यदि कोई ऐसा कहे कि खाना तो रसोई में बन रहा है लेकिन आग जो है जलाशय में उठ रही है, तो दोनों जो देश हैं, दोनों जो स्थान हैं वो भिन्न हो गए और कारण और कार्य की असंगति हो गई। तो जो साथ रहने वाली वस्तुएं हैं उनको जो पृथक पृथक कर देना, जिनका धर्म ही साथ रहना है, यदि उन्हें पृथक पृथक कर दिया जाए तो वो असंगति अलंकार की श्रेणी में उन्हें रखा जाता है। तो असंगति वहाँ पर होगी जहाँ कारण और कार्य की निष्पत्ति अलग अलग हो, कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और फलित हो रहा है, उसकी निष्पत्ति कहीं और हो रही है। तो इस प्रकार ये जो विभेदीकरण होगा, पृथक्करण होगा, ये असंगति कहलाएगी। और असंगति में हम साथ साथ रहने वाली वस्तुओं को पृथक पृथक कर देंगे। जब हम मम्मट की बात करते हैं तो मम्मट इसे इस प्रकार कहते हैं कि भिन्न देशतया अत्यंतम कार्य कारण भूतयो। भिन्न देशों में जो कार्य कारण संबंध जो है वो भिन्न भिन्न देशों में होना चाहिए। मतलब भिन्न भिन्न देश का मतलब ये नहीं कि भारत और किसी और देश की बात की जा रही है। भिन्न भिन्न देश का मतलब यहाँ पर ये है कि अलग अलग स्थानों पर होनी चाहिए। भिन्न भिन्न देश कहने का मतलब है कि नितांत पूर्णतया भिन्न है वो स्थान, इसलिए भिन्न भिन्न देश तयात्यंतम। और अत्यंतम वो कह रहे हैं कि जहाँ कारण जहाँ होता है वहाँ कार्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन वो नितांत अलग कर दिए जाते हैं। युगपद धर्म यो यंत्र ख्याति सा स्याद असंगति। और जो एक साथ, युगपद जो एक साथ रहने वाले जो धर्म होते हैं उनको पृथक पृथक कर दिया जाता है, वहीं पर असंगति अलंकार माना जाता है। और ये ऐसा करने का कवि का उद्देश्य ये होता है कि वो उस चमत्कार का अतिशय वहाँ पर चित्रण करना चाह रहा है। अपनी जो पंक्ति है, अपना जो कथन है, उसमें प्राभाविकता लाना चाह रहा है, इसलिए इस अतिशयता का चित्रण वहाँ किया जाता है। तो भिन्न देश होंगे, अर्थात कारण जहाँ होता है वहाँ कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, और कारण और कार्य की उत्पत्ति अलग अलग पृथक पृथक स्थानों पर भिन्न भिन्न देशों में बतलाई जाती है। जैसे कि उदाहरण देखिए, कोयल काली गाती है आम्र मंजरी फूल रही। कोयल काली गाती है, काली कोयल, कोयल का वर्ण काली है, इसलिए विशेषण उसका काली कोयल कह दिया है। कोयल काली गाती है, कोयल गा रही है, वो हूक भर रही है कि कूक भर रही है, वो वियोग में हूक भर रही है, लेकिन उस हूक से आम्र मंजरी क्यों फूल रही है? कोई कार्य कारण संबंध नहीं स्थापित हो रहा। यदि विरणी नायिका की भी बात की जाए तो वहां तनिक संगति बैठती है, लेकिन यह आम्र मंजरी के फूलने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कार्य उसका इस कारण से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भिन्न देश में होने के कारण यह असंगति मानी जाएगी। और असंगति किसी सामान्य कथन में नहीं होता है, यहाँ पर जो कार्य कारण की जो भिन्न भिन्न स्थिति बताई है वो चमत्कार प्रसूत होना चाहिए और कार्य कारण का कवि कल्पित होना चाहिए, और उसका जो विरोध जब होता है तो कवि कल्पना के कारण उसका विरोध का शमन भी तुरंत हो जाता है, उसका परिहार भी तुरंत हो जाता है, वही असंगति अलंकार माना जाएगा। और देखते हैं इसको, जब हम ये आचार्य मम्मट ने कहा है भिन्न देशतया अत्यंतम, जब ये बात कहते हैं आचार्य मम्मट की बात है, तो जब आचार्य मम्मट के इस कथन का अनुसरण करते हैं तो संगति का विरोध ही असंगति है। तो कार्य कारण में संगति नहीं होना ही विरोध है। यहाँ पर विरोध किसे कहेंगे हम? जब कार्य कारण में संगति नहीं बैठ रही है तो उसे विरोध कहा जाएगा। तो कारण और कार्य के नियत संबंध का परित्याग हो जाता है एवं विरोध का आभास होने पर असंगति अलंकार माना जाता है। और इस विरोध का परिहार तब हो जाता है जब हमें ये पता लग जाता है कि ये कवि कल्पना प्रसूत है। वास्तविक विरोध तो वहाँ होगा नहीं, कवि कल्पना प्रसूत विरोध होगा, इसीलिए इसे अलंकार कहा जा रहा है। तो विरोध का आभास होगा और इसलिए वहाँ असंगति अलंकार माना जाएगा। और कवि द्वारा जब इसका वर्णन कवि कल्पना का हमें विदित होगा, उस विरोध का परिहार वहाँ पर, उसका निवारण, उसकी निवृत्ति वहाँ पर मान ली जाएगी। तो स्पष्ट है जहाँ कारण कार्य दोनों का एक देश में होना उचित हो
होना तो एक देश में चाहिए और उन्हें भिन्न देश में दिखा दिया जाता है, तो वहाँ असंगति कहलाता है। अर्थात इस अलंकार में ऐसा होता है कि जिन वस्तुओं का स्वाभाविक निवास स्थान एक स्थान पर होना चाहिए, उनकी अन्यत्र स्थिति में वर्णन हो। जैसे मेघ में जल होगा और उसके कारण वर्षा होगी, तो कार्य कारण संबंध है। अग्नि में उष्णता होगी और उसके कारण तपन होगी, तो कार्य कारण संबंध है। लेकिन अग्नि के कारण तपन मेघों में दिखाई जा रही है, तो थोड़ा सा वहाँ असंगति अलंकार मान लिया जाएगा। और लेकिन असंगति मान ली जाएगी, अलंकार तो हम तब भी उसमें कवि कल्पना प्रसूत कहेंगे। उदाहरण देखते हैं, मानस की पंक्तियां हैं। सीत ही ले दसकंद गयो रे, दसकंद रावण का विशेषण है। सीत ही ले दसकंद गयो रे, पे गयो है बिचारो समुंदर बांध्यो। तो यहाँ कार्य देखिए, समुंदर को बांधने का जो कार्य है वो संपादित हुआ है। और इसके कारण क्या रहा है? समुद्र को, चूंकि सीता को समुद्र पार करके लेके जाया गया है, तो समुद्र बांधे हो, इसलिए समुद्र बांध लिया गया है, कार्य ये है। लेकिन कारण क्या है? सीता का हरण। तो सीता के हरण के कारण समुद्र को बांध लिया गया है। क्या ये उचित है? सीता का हरण किसने किया है? रावण ने किया है। तो बांधा किसे जाना चाहिए था? रावण को बांधा जाना चाहिए था, लेकिन निरपराध समुद्र को बांध लिया गया है। तो कारण कहीं और हुआ, कार्य कहीं और संपादित हुआ, इसलिए असंगति अलंकार माना जाएगा। तो कार्य कारण कोई और हो और कार्य घटित कोई और हो, तो वहां पर असंगति अलंकार माना जाता है। तो ये उदाहरण मानस की पंक्तियां ध्यान रखें। सीत ही ले दसकंद गयो, पे गयो है बिचारो समुंदर बांध्यो। तो ये असंगति अलंकार का उदाहरण था। कुछ उदाहरण और देखते हैं हम। ये बिहारी का दोहा, और हर जगह आप इस उदाहरण को देखेंगे। देखिए, द्रग उर्झत टूटत कुटम, द्रग उलझते हैं। दो प्रेयस और प्रेयसी के जो द्रग है वो उलझते हैं, और उससे क्या होता है? टूटत कुटुम, परिवार कहीं और टूट जाते हैं। जुरत चतुर चित प्रीति, चतुर जो सुजान हृदय हैं, उनके हृदय में प्रेम उमड़ता है। मतलब कहीं दो मित्र मिलते हैं, आप यूँ समझ लीजिए, परती गांठ दुर्जन ही, लेकिन उन्हें सकुशल देख के, उन्हें खुश देख के जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। तो दई 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 नई ये रीति, तो इस प्रकार ये जो नई नई जो ये रीति है वो दिखाई देती है। तो देखिए, यहाँ उलझने का कारण द्रगों में है, आंखों में है, लेकिन उसका कार्य क्या हो रहा है? टूटत कुटुंब, और कुटुंब कहीं और टूट रहे हैं। इसी तरह जुरत चतुर चित्त प्रीति, सुजान व्यक्तियों के हृदय में, चतुर हृदय के व्यक्तियों में प्रेम उमड़ रहा है, तो ये यहाँ पर कारण है। लेकिन उसका कार्य कहाँ हो रहा है? दुर्जन व्यक्ति जिनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, तो उन दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है, उन्हें उनकी जो आराम है या उसकी जो खुशी है उसमें खलल पड़ रही है। गांठ पड़ने का तात्पर्य यहाँ ये है। तो यहाँ पर असंगति अलंकार, क्योंकि कारण कुछ और है, कार्य कहीं और संपादित हो रहा है, भिन्न भिन्न देशों में संपादित हो रहा है, भिन्न भिन्न स्थानों पर संपादित हो रहा है, इसलिए जहाँ संपादित होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए असंगति अलंकार माना जाएगा। एक उदाहरण और, उर में बिजली सी चमकी, नैनों में नीर भर आया। उर में बिजली, किसी चीज से, किसी कारणवशात हृदय को ठेस लगी, लेकिन आंखों में आंसू आ गए, तो असंगति अलंकार है। हृदय में ठेस लगी तो दर्द भी वहाँ, पीड़ा भी वहीं होनी चाहिए थी, आंखों से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार का प्रयोग माना जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं, विशेष के साथ ही उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए, असंगति और विरोधाभास में अक्सर भ्रम उपस्थित हो जाता है कि दोनों में तो विरोध हो रहा है, लेकिन दरअसल विरोध मूलक अलंकार तो दोनों ही हैं, लेकिन इन दोनों में विरोध का जो अंतर है वो अलग अलग है। असंगति में साथ रहने वाली वस्तुओं को पृथक पृथक कर दिया जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण देखा कि द्रग उर्झत, तो द्रग उर्झे हैं तो वहीं पर क्रिया होनी चाहिए थी, तो इस कारण और क्रिया को पृथक पृथक कर दिया। तो इसी तरह उदाहरण ये देखिए, साथ रहने वाली वस्तुओं को पृथक पृथक, जो कारण और कार्य साथ होने चाहिए उन्हें पृथक पृथक कर दिया। जैसे पीर राम उर उठी, मानस की पंक्तियां हैं। पीर राम उर उठी, लग्यो लखन के घाव।
तो पीड़ा कहाँ उठी है? राम के हृदय में उठी। और घाव किसे लगा है? लक्ष्मण के लगा है। तो जहाँ घाव होती है पीड़ा तो वहीं होनी चाहिए ना। कारण ये है लखन के घाव, लक्ष्मण के जो घाव लगा उससे पीड़ा, कार्य कहाँ संपादित हो रहा है? राम के हृदय में। तो ये असंगति अलंकार माना जाएगा कि जहाँ पर कारण कहीं और संपादित हो रहा है और कार्य की फलश्रुति जो है, कार्य की निष्पत्ति जो है, कार्य की परिणति जो है वो कहीं और हो रही है। तो ये बात यहाँ ध्यान रखें। साथ रहने वाली वस्तुओं का पृथक पृथक कर देना कवि कल्पना से, तो वो असंगति अलंकार माना जाएगा। इसी तरह विरोधाभास, देखिए विरोध का आभास जहाँ हो, लेकिन कैसे? यहाँ साथ न रहने वाली वस्तुओं को साथ कर दिया जाता है, जो साथ नहीं रह सकती उन्हें साथ कर दिया जाता है। जैसे वह जीता ही मरा, देश का प्रेम न जिसमें अरे भरा, वह जीता ही मरा। तो जीवन और मरण परस्पर विपरीत हैं, विलोम हैं, एक दूसरे के विलोम अवस्थाएं हैं, ये साथ नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ पर साथ कर दिया है, वह जीता ही मरा। तो विरोधाभास अलंकार। तो असंगति और विरोधाभास में मूल अंतर यही होगा कि असंगति में साथ रहने वाली वस्तुओं को पृथक पृथक कर दिया जाता है, जबकि विरोधाभास में साथ न रहने वाली वस्तुओं को साथ लाकर विरोध का आभास करवाया जाता है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार माना जाता है। तो ये अलंकार थे और इसमें हमने विशेष में जब हमने देखा तो इसमें असंगति में और विरोधाभास में अंतर क्या है वो भी हमने जाना। एक उदाहरण और ले लीजिए मानस का, जिससे असंगति स्पष्ट हो जाए। राज देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहे हो जान बन के ही अपराधा। कौशल्या की पंक्ति है यहाँ पर, और कौशल्या कह रही है जब राम को अचानक जो दशरथ है वो वन जाने का जो आदेश वहाँ पर दे देते हैं, तो कौशल्या स्तब्ध है। हालांकि उनका अटूट विश्वास है दशरथ पर, लेकिन वो चकित है उनके इस निर्णय से। तो वो कहती हैं राज देन कहूँ शुभ दिन साधा, कि इस शुभ दिन का निर्णय, इस शुभ दिन की सोध या जो ये शुभ दिन ढूंढवाया गया या पंडित से ये शुभ दिन जो खोजा गया, पूछा गया, वो तो राज देने के लिए, अर्थात तुम्हें राजा बनाने के लिए ये कृत्य किया गया था। अर्थात ये कारण था कि राज देना था। कहे हो जान बन के ही अपराधा, लेकिन तुम्हें वन जाने को कह दिया गया है। कार्य क्या हुआ है? वन जाने का। तो ये किस अपराध के कारण आखिर वन जाने की बात वहां पर कह दी गई है? तो ये असंगति अलंकार है, मानस की पंक्तियां हैं। तो कारण जो है राज्य देना, राज्याभिषेक करना कारण था, लेकिन क्या कार्य संपादित हुआ है? वन जाने का जो आदेश है वहां पर वो संपादित किया गया है। तो कार्य और कारण दोनों की भिन्न भिन्न स्थलों पर अवस्थिति होने के कारण यहाँ पर असंगति अलंकार माना जाएगा। तो कार्य और कारण राज्याभिषेक होना चाहिए था यहाँ पर, और किसी अन्य चीज का आदेश होना चाहिए था, कार्य कुछ और होना चाहिए था, लेकिन दोनों की भिन्न भिन्न अवस्थिति करने के कारण यहाँ पर असंगति अलंकार माना जाएगा। तो ये एक अर्थालंकार का भेद आज हमने देखा, और अर्थालंकारों में जो रुय्यक है वो जो 5 भेद करते हैं, और उसमें जो एक विरोधमूलक अलंकार भेद है उसका ये प्रमुख उदाहरण है असंगति अलंकार। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।